डियर स्टूडेंट्स, तो कल आपने अध्याय 4 में मूलों की प्रकृति याद करना सीखा। क्या सीखा था भाई? मूलों की प्रकृति और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे 4.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो क्वेश्चन बचे थे उनमें आप क्या याद करना था? के कमान। क्या कमान याद करना था? के कमान। और सवाल में ये कहा गया था कि इसके दोनों मूल आपस में कैसे हो? बराबर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को क्या कर दें, लाइक भी कर दें सभी लोग। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने वीडियो शेयर जरूर किया होगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इससे आपको आगे आने वाली क्लासेस भी टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल में ये कहा गया, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करो कि उसके दो मूल आपस में कैसे हो? बराबर। तो जो आपको समीकरण ये दिया गया है, तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर। अच्छा, आज की क्लास में आपको अध्याय 5 के भी कुछ बेसिक बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और आज अध्याय 5 का आपको बेसिक बताया जाएगा, सूत्र भी बताए जाएंगे उसमें से, और क्या इम्पोर्टेंट है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सभी लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहाँ पे ए बराबर कितना हो? ए बराबर है 2, बी बराबर है k और सी बराबर है आपका 3, ठीक है। अब आपको पता है चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर है। समीकरण के मूल अगर बराबर है तो कंडीशन आपको पता है d बराबर 0 लगता है, और d बराबर 0 का मतलब ये होता है d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, क्योंकि d होता है विभक्त का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे करोगे k का वर्ग और a का मान 2 और c का मान है 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे सोल्व करोगे तो k स्क्वायर माइनस के 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर में 24, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 24 की करनी है आपको खंड, 24 की क्या करनी है? खंड। ऐसे करके 12, 6, 3 और 3 एकल 3, जो जोड़ा बन जाता है वो तो बाहर आ जाता है, तो प्लस माइनस 2 तो बाहर आ जाएंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रहेगा अंदर, मतलब 6 आपके रहेंगे अंदर। तो k का मान आपका आ चुका है k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको k का मान निकालना था, ठीक है, और k के मान के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले द्विघात समीकरण की तुलना करनी होगी व्यापक समीकरण से, और साथ ही साथ आपको मूल बराबर है तो उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन लगानी होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको आज क्लास में लास्ट तक सभी लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में अध्याय 5 के भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे और कुछ बेसिक भी आपको बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में सबसे पहले अगर देखोगे तो इसमें भी दिया गया है के एक्स का अंदर तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। के एक्स का करेंगे भाई 2 से, कितना आ जाएगा? 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0। अब ये समीकरण बन गया, ठीक है। तो समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। ए का मान के, अच्छा ए का मान वो होगा जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा, बी का मान वो होगा जो एक्स के आगे लिखा होगा, तो एक्स के आगे लिखा है माइनस के 2k,
और c बराबर है आपका 6। क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, अभी बराबर है, ऐसा सवाल की पहली लाइन में कहा गया था। इसलिए b बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। b का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। सभी रख दो इसमें मान। b का मान है माइनस के 2 के, तो माइनस के 2 k का स्क्वायर, 4a का मान है भाई आपका k, और c का मान है आपका भाई 6 बराबर में 0। 2k का वर्ग करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस के, ये हो गया आपका 24k बराबर में 0। सीधा सा आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले लो 4k, 4 के लिए हमने कॉमन, तो इन दोनों में से 4 के कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 4 बाहर आ चुका है, k एक बाहर आया तो एक k बचेगा। 4 का 24 में भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा, और k एक था वो भी कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है बराबर में 0। अलग अलग 0 के बराबर किया तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। k बराबर लिखोगे तो 0/4, और यहाँ इसका पक्षांतर करोगे तो k बराबर कितना आएगा आपका 6। यहाँ अगर भाग लगाओगे तो k बराबर आ जाएगा 0। तो अब आपके k बराबर दो आंसर आ चुके हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6। तो आप लिख सकते हो अतः k बराबर 0,6। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं जो आगे क्वेश्चन किए गए हैं वो इतने ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। देखो आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें ऐसा कहा गया है, क्या ऐसी एक आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। संभव है या संभव नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपका विभक्तर का मान है वो या तो आपका 0 आए या आपका 0 से बड़ा आए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि बगिया की चौड़ाई कितनी मान ली, x मान ली। लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अच्छा लंबाई 2x क्यों होगी, सवाल में यहाँ पे ये कहा गया, जरा सभी लोग एक बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा था जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। मतलब जो लंबाई है वो दुगनी है, लंबाई कितनी है, दुगनी है, काय से, चौड़ाई से। तो जो दुगना नहीं है उसे तो x मानो, चौड़ाई दुगनी नहीं है तो चौड़ाई को x माना। लंबाई दुगनी है तो उसे लंबाई को कितनी मानेंगे, 2x। यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब लंबाई दुगनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई को x माना, लंबाई को 2x माना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल सभी को पता है। देखो जो वो आपकी आम की बगिया भी एक आयताकार होगी, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर लिखा है। अब यहाँ पे देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दिया है 800 बराबर x माना है लंबाई और ये माना है चौड़ाई, तो 800 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 800 बटे में 2, यहाँ काट दो, कितनी बार कटेंगे 400 बार। अब यहाँ पे सीधा सा आपको ये पता चल गया कि x स्क्वायर का मान मुझे पता चल गया 400 है, तो x का मान कितना आएगा, रूट में 400 आएगा। अब 400 कितने का वर्ग है, तो 400 वर्ग है भाई आपके कितने का, 400 वर्ग है 20 का, प्लस और माइनस का। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे जरा ये बताओ क्या आप माइनस का आंसर ले सकते हो, तो माइनस का आंसर तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो अतः करके लिखोगे, अतः x बराबर प्लस का 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना होगा, इसलिए आम की
बगिया की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई आपने मानी थी x, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, लंबाई बराबर आपने 2x मानी थी, तो कितना आ जाएगा 2 × 20, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था कि आपकी जो लंबाई है वो आ चुकी है 20 मीटर, चौड़ाई है वो कितनी आ चुकी है 40 मीटर। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी कराना जरूरी था। ठीक है, अब देखोगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, अगले क्वेश्चन में कहा गया क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है। ठीक है, करने का तरीका क्या है, करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमने माना कि पार्क की लंबाई कितनी मान लो, x मान लो, चौड़ाई हमने मान ली कितनी, चौड़ाई हमने मान ली आपकी कितनी 40 माइनस के x। अब एक पार्क का परिमाप दिया है, तो देखो परिमाप क्या होता है, पार्क का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप आपको अगर दिया गया है, मतलब परिमाप ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपको 80 दिया गया है, बाकी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होगा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये 2 से कितनी बार कटेगा, पहले तो 40 बार कटेगा। तो अगर ये होगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप है 80 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे 2 से काटोगे 80 40 बार, तो बराबर आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को माना है आपने x, लंबाई क्या माना है आपने, लंबाई को माना है आपने x, और ये आपका 40। और अगर आप चौड़ाई को निकालोगे तो x का पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस x। तो ये आपकी क्या आ जाएगी चौड़ाई। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि 40 माइनस x आपकी कैसे आई है। अब पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल देखोगे तो पार्क का क्षेत्रफल अब कैसे निकालोगे, तो वो आपको पता है पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया गया, कितना दिया है क्षेत्रफल, क्योंकि आपको दिया 400, लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस x। ठीक है, 400 बराबर x का गुणा करोगे तो 40x और माइनस के x स्क्वायर, इन दोनों को उठा के सेट ले जाओगे, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 40x माइनस का हो जाएगा प्लस के 400 बराबर में 0। 400 के खंड करने हैं कितने के बराबर, 40 के बराबर। तो 400 के खंड 40 के बराबर कैसे करोगे, सभी लोग देखो यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 20 प्लस के 20, क्योंकि 20 और 20 को जोड़ो 40, और 20 और 20 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे आपके 400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x और प्लस के 400 बराबर में 0। इन दोनों में से x कॉमन लिए तो x माइनस 20 बचा, इन दोनों में से 20 कॉमन लिए तो यहाँ भी x माइनस 20 बचा। तो कुल मिला के कहने का ये कि x माइनस 20 आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी कितना आएगा x माइनस के 20। अलग अलग करोगे 0 के बराबर, अलग अलग जैसे आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो कुल मिला के x बराबर दोनों से कितना आएगा 20। तो आप क्या लिखोगे, अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर। ठीक, चौड़ाई कैसे निकालोगे, 40 माइनस x, तो इसका मतलब 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, ये भी आपका 20 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि 5.1। ठीक है, अब आपको ज्यादा समझना है, क्योंकि अब आपको आज अध्याय 5 का केवल और केवल बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है,
तो आज कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे अपने पाँच के, और बेसिक और फार्मूला भी लिखाया जाएगा, सभी लोग अपनी कॉपी में कराएंगे नोट। तो अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले तो समांतर श्रेणी होती किस तरीके की है वो देखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको कोई संख्या लिख के दी, सपोज दैट मान के चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट 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 करके हमने छोड़ दी, तो ये इसे हम कहेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 8, 10, 12, 14 और डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया। हमें कैसे पता चला कि ये समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समान अंतर, समान अंतर नाम से पता चल रहा है, समांतर मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है समान अंतर वाली श्रेणी। तो यहाँ पे देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 1। इनके बीच का अंतर कितना है? 1। सबके बीच का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। यदि सबके बीच का अंतर 1 आया है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। यहाँ देखो इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, तो ये भी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस देखा जाता है कि 8 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 और 12 के बीच कितने का अंतर है, 12 और 14 के बीच कितने का अंतर है। अंतर अगर समान आता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। अब समांतर श्रेणी में कुछ आपको याद रखने की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद का मतलब होता है ए, और प्रथम पद वो होता है जो श्रेणी के सबसे पहले लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा है? 8, तो प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और प्रथम पद को इंग्लिश में ए से लिखा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना होता है सार्वंतर, मतलब ये सब चीजें हैं। सार्वंतर का मतलब डी, मतलब डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच के देखो डिफरेंस कितने का चल रहा था सब में, तो डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हो? यहाँ पे डिफरेंस अगर ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे? a2 माइनस के a1, ये सूत्र होता है। मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दी तो 10 माइनस 8, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 2। ये सब बेसिक चलना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये तो भाई आपको प्रथम पद कैसे करना है वो देखना है कि प्रथम पद जो श्रेणी में पहला अक्षर होता है वो प्रथम पद होता है। उसके बाद सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वंतर होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, ठीक है। अब अगला देखो आगे आपको क्या याद रखना है। सब कुछ तक मान के चलो मैंने आपको श्रेणी दी 4, 6, 8, 10, 12 और 14। हमने डॉट डॉट आपको करके नहीं दिया, केवल इतनी ही श्रेणी दी। आपको पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतर समान है। देखो 4 के बाद 6, 2 का अंतर है, 6 के बाद 8, फिर 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी तो है। अब जरा इसमें पहचान करता हूँ, ए बराबर कितना है कमेंट में सभी लोग? 4। डी बराबर कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1, कहने का मतलब 6 माइनस 4 कितने का आएगा आपका? 2 आएगा। दो चीजें आपने निकालना सीख ली। अब देखेंगे भी कि इसमें l क्या होता है। तो l होता है अंतिम पद। क्या होता है l? अंतिम पद। l का मतलब लास्ट नंबर। अंतिम पद कैसे पहचानते हैं? तो जो श्रेणी के सबसे लास्ट में दिया रहता है, कितना अभी? 14। अब इसमें पहचाने कि n क्या होता है। n बराबर पदों की संख्या। n को हिंदी में क्या कहते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालोगे? तो गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। कितने पद है? 6 पद है। तो ये सब अभी पहचानना सीखना है, ठीक है, कि कैसे करके टर्म्स को पहचानते हैं। जैसे कि ए बराबर पहचान लिया, डी बराबर एल होता है जो लास्ट में लिखा रहता है, एन होता है वो पदों की संख्या। अब यहाँ पे मान के चलो कुछ होते हैं आपके सूत्र। जैसे कि सबसे पहला सूत्र देखो क्या है। समांतर श्रेणी में सबसे पहला सूत्र देखो सभी, और वो सूत्र आपको कॉपी में भी नोट डाउन करते आना हर क्या, ठीक है। कि समांतर श्रेणी में अगर आपको nवा पद पूछा जाए, कौन सा पद पूछा है? nवा पद। अभी केवल आप सूत्र नोट करो, बाद में समझा भी दिया जाएगा कि ये सूत्र कब यूज होगा और कैसे यूज होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर पहला और सूत्र पहला सभी लोग लिखेंगे कि यदि समांतर श्रेणी में, कॉपी में नोट करेंगे पहला पॉइंट, यदि समांतर श्रेणी में nवा पद पूछा जाए,
nवा पद पूछा जाए तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, पहला सूत्र ये है, और ये सूत्र आपका सीधा डायरेक्ट रिक्त स्थान में पूछ दिया जाता है कि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है, तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पे ए क्या होगा, प्रथम पद होगा, एन क्या होगा, पदों की संख्या होगी, डी क्या होगा, सार्वंतर होगा। पॉइंट नंबर पहला था ये। ठीक है, अब देखो जरा कि पॉइंट नंबर दूसरे में आपको क्या याद करना है। पॉइंट नंबर दूसरे में आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया हो तो क्या होगा, एन पदों के लिए तो होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सवाल में अगर आपको कहा गया हो किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद है तो उसके लिए भी सूत्र क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो अब जरा इन दोनों सूत्रों पे एक सवाल देखते हैं, और वो सवाल बिल्कुल छोटे से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहले वाले सूत्र पे एक सवाल। अब जैसे मान के चलो पहले वाले सूत्र पे मैं एक सवाल कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको मान के चलो कोई श्रेणी आपको दी गई है, और श्रेणी हमने ली कौन सी वाली, तो यहाँ पे देखो श्रेणी, सबसे पहले देखो श्रेणी ली हमने 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने कहा कि एन पदों का, एन पदों का मतलब ये नहीं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 के 5 पदों का मान ज्ञात करो, के 5 पदों का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो एन पदों का कहा गया, ये देखो यहाँ कुछ ना कुछ आपको नंबर दिया जाएगा, तो वहां हमने क्या माना, वहां हमने एन माना, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले लिखोगे कि ए बराबर कितना है, ए बराबर वो होता है जो पहले लिखा रहता है 2। डी बराबर कैसे लिखोगे, a2 माइनस a1, इसका मतलब 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, डी बराबर 2। एन बराबर कितना कहा गया, 5। अब रखते हैं एन पदों का सूत्र का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मतलब a5 बराबर, ए का मान है 2, एन का मान 5 माइनस 1 और डी का मान है 2, तो 2 प्लस के 4 और ब्रैकेट में 2, क्योंकि 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, इंटू में 2, तो कुल मिला के 2 प्लस के कितना आ जाएगा 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये था सवाल करने का तरीका। ठीक, तो यहाँ पे आपको बेसिक बहुत ज्यादा समझना होता है। अब अगर आपसे कहा जाए सवाल में कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों के योग के लिए सूत्र, तो सूत्र सभी लोग लिख लो क्या होता है, वो होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सूत्र सभी लोग लिख लो, एस समांतर श्रेणी के एन पदों के योग के लिए सूत्र। और दूसरा सूत्र क्या है, यदि अंतिम पद दिया हो, यदि अंतिम पद दिया हो तो एन पदों का योग, अगर सवाल में अंतिम पद दिया हो तो एन पदों के योग का सूत्र लगता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन। तो ये आप लोग सभी लोग आज की क्लास में सूत्र नोट करें। ठीक है, दोनों ही सूत्र रहेंगे, कल से आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।